कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के कंप्लीट होने से आपका जो 12th का पोर्शन जो अभी फिलहाल मतलब बेसिकली 12th का तो ये लास्ट पोर्शन है, इसके वापस से 12th में हम कैलकुलस वाला पोर्शन आगे फिर से रिवाइज करेंगे, चीजें पढ़ेंगे वापस से। लेकिन ये जो 12th का जो लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन ये पढ़ेंगे। अच्छा, वो जब हम पढ़ेंगे तो आपसे बेसिक उम्मीद ये है कि आप थोड़ा बहुत प्री रीडिंग करके आओगे सारे बच्चे, ठीक है। करके आएंगे। थोड़ा बहुत पढ़ के आना है, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कंसेप्ट जो भी आपने पहले पढ़ रखा हो, कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ो या फिर जहां से भी पढ़ना हो, थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ के आना, ताकि जल्दी से थ्योरी कवर करके मेजर फोकस हमारा इस साल का जो सिलेबस है उस पर किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वहां पे हम मेजर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप सब प्री रीडिंग करके आइएगा, ओके ओके। और इसके बाद नमस्ते नमस्ते। और इसके बाद आज खैर मैंने एक चीज और भेजी थी, आपकी जेई की डेट एक्सटेंड हो गई है 4 तारीख की, और करेक्शन विंडो 6, 7 और 8 ये 3 दिन ओपन रहेगा। तो जिसको भी करेक्शन करना हो याद रखे 6 तारीख को ही कर लेना, वेट मत करना। जो भी आपसे गलतियां हो गई है, जो भी आपने फॉर्म फिल सर एक चीज पूछनी है, परमुटेशन अगर एक मिनट रुक तो जाओ, मैं अभी बात तो कंप्लीट होने दो, इतनी जल्दी क्या रहती है, रुको 5 मिनट, बाद में पूछ लेना। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ ना, सुनो पहले ध्यान से उसको, ठीक है। तो मैं बोल रहा था आपका करेक्शन विंडो 6 और 7 और 8 को रहेगा। तो 6 को करेक्शन विंडो जैसे ही ओपन हो पहले काम वही करना, वेट मत करना कि ठीक है 7 या 8 को कर लेंगे, ठीक है। प्रॉपरली एक बार फॉर्म को फिर से रिव्यू कर लेना, ढंग से देख लेना। जिन लोगों को लग रहा है भी करेक्शन नहीं, वो भी ढंग से एक बार रिव्यू कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्म में मिस्टेक होती है, फिर बाद में करेक्ट करना बहुत मुश्किल होता ही नहीं एक्चुअली। इसलिए सारे जब भी आपका करेक्शन विंडो ओपन हो तो अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिलअप किया उसको वापस से रिव्यू कर लेना, और वो करेक्शन विंडो में एक बार देख लेना कि हाँ आपका फॉर्म प्रॉपर्ली सबमिटेड है। और जो भी आपको करेक्शन आपको लग रहा है कि हाँ ये चेंजेस मुझे करने, किसी को कैटेगरी का था, कोई जनरल था जिसको बोल रहा था कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर बन गया तो जनरल ईडब्ल्यूएस कर देना उसको, ठीक है। 10 के मार्क्स देख लेना, ईयर देख लेना, जो भी चीजें आपने भरी है प्रॉपरली भरी है कि नहीं, सेंटर भी देख लेना ध्यान से, आपने जो सेंटर फिलअप किया था वो प्रॉपर सही है कि नहीं। तो इसलिए जानबूझ के वापस से करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो इनकेस आपसे जो भी मिस्टेक हुई वो वहां पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो? सर ओपन कहाँ होती है डायरेक्शन विंडो? क्या कह रहे हो सर? ओपन कैसे करते हैं डायरेक्शन विंडो? करेक्शन विंडो वो बस उस दिन वेबसाइट पे जाके आप जाओगे तो सब कुछ दिख जाएगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सर सेंटर ज्यादा दूर तो नहीं पड़ेगा ना, दिल्ली में एक ही चॉइस थी। हाँ दिल्ली में बहुत सारे सेंटर हैं। दिल्ली में मतलब 3 डिफरेंट सेंटर्स डलवाए थे ना, दिल्ली जैसे अलग अलग 4 डलवाए थे। हाँ 4 आपने पहला न्यू दिल्ली डाला होगा, पर मोस्ट प्रोबेबली सबका न्यू दिल्ली ही आ जाएगा, ठीक है। न्यू दिल्ली में बहुत सारे सेंटर हैं, तो कहीं ना कहीं आ जाएगा। दूर हो पास हो फिर भी जाना पड़ेगा। अगर मान लो ज्यादा दूर हो तो एक दिन पहले वहां चल जाना, वहां आसपास कोई होटल में रुक जाना, ठीक है। अगर मॉर्निंग की शिफ्ट हो तो पता चला 9 बजे की शिफ्ट है, अगर 9 बजे की शिफ्ट है आपकी तो आपको वहां पे 8 बजे रिपोर्ट करना रहता है, 1 घंटे पहले कम, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर आपको अगर मान लो लग रहा है कि घर से बहुत ज्यादा दूर है, सुबह सुबह जल्दी नहीं निकल पाओगे, तो एक दिन पहले ही देख लेना आसपास कोई होटल हो तो अपने पेरेंट्स को लेके वहां चल जाना, वहां रुक जाना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्चुअली, जैसे आप तो चलो प्रॉपर दिल्ली में रहते हो, जो आसपास के लोग के बच्चे रहते हैं जिनकी प्रॉपर खुद की होम टाउन नहीं आता, तो वो लोग भी बेचारे 1 दिन 2 दिन पहले ट्रेवल करके वहां सिटी में जाते हैं, 1 दिन पहले वहां कहीं ना कहीं आसपास होटल देख के रहते, सेंटर के आसपास जो हो, फिर वहां से जो पास पड़ता है वहां से वो लोग जाते हैं अपने सेंटर। तो आराम से देख लेना, वो तो फिर बाद में पता चल जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो सेंटर कितना दूर है कितना पास है, वो सब आप बाद में चीजें कर लेना, ठीक है। ओके सर किसी का ये भी हो सकता है क्या, सेंटर आईआईटी दिल्ली पड़ गया? ना वो कभी नहीं आएगा। चलो करते हैं, आप फालतू बातें नहीं, वो सब बाद में डिस्कस कर सकते, समय काफी उसके लिए, ठीक है। अभी अपन को एक चैप्टर फिनिश करना है, आज 1 ही घंटे का टाइम है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी में लास्ट क्लास में हमने बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी ये दोनों चीजें पढ़ ली थी। सबसे पहले उन दोनों पे एक क्वेश्चन, अच्छा आपने एनसीईआरटी करा था घर पे? यस सर हो गई। कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर एनसीईआरटी उसमें कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे, तो हो सकता है डाउट आए हो, तो उसको एक बार वापस से रीट्राई करना, या फिर स्कूल में जाके अपने टीचर से क्लियर कर लेना। कर लोगे कि मैं सिखाऊं? कर ली सर, पूरी एक्सरसाइज कर ली। चलो ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, ABCD जो आंसर आए जल्दी से टिक करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिख देना। क्वेश्चन पढ़ के खुद से जज करना है आपको किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी बोलेगा नहीं, अपना अपना सब लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन पढ़ो, जज करो खुद से कि किस टाइप का क्वेश्चन है, किस वेराइटी का क्वेश्चन है,
और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। हो गया? यस सर। ठीक है। बताओ क्या है आंसर ABCD में से। अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन कर दी कि नहीं मैंने, एक सेकंड। यस सर कर दिए। ठीक है, हाँ बताओ। ABCD, डी आ रहा है, दो डी आ बच्चों रहा का डी आया है, देखते हैं। अरे लैपटॉप को क्या हो गया। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा लैपटॉप में पता नहीं स्क्रीन में खराबी हो गई कुछ। ठीक करवाना पड़ेगा। ठीक है चलो करते हैं, बताओ देखते हैं सही बनाया कि गलत बनाया आपने। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताओ। सर 5 रेड और 2 ग्रीन बॉल दी हुई है। हाँ 5 रेड 2 ग्रीन बॉल दी हुई, फर्स्ट बॉल को निकालते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट बॉल ग्रीन है, फर्स्ट बॉल अगर ग्रीन निकली तो आपको क्या करना है, एक रेड बॉल को पुटअप करना है ना। और फर्स्ट बॉल अगर रेड निकली तो एक ग्रीन बॉल को अंदर रख देना है। ठीक है। और अगली लाइन बोलिए कि वाइल द बॉल ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस इन द पॉट, इसका मतलब अगर एक बार बॉल निकाल दी तो दोबारा रिप्लेस नहीं, हाँ मतलब उस बॉल को अपन ने साइड में रख दिया है क्या। यस सर। दोबारा नहीं डालेंगे ना सर बॉक्स में। हाँ सर मतलब मतलब basically- साइड में रख दिया, दूसरी डाल दी। हाँ बेसिकली यहाँ पे अपन ने एक बॉल निकाली, मान लो अगर ये रेड ग्रीन आ गई तो आप एक रेड बॉल अंदर रख दोगे, है ना। अगर ये Yes, रेड आ sir. गई तो ग्रीन बॉल रख दो, इस बॉल को फिर साइड में रख देंगे, ऐसा ही है क्या। यस सर। यस अब यहाँ पे मुझे बताओ इवेंट्स को क्या माने। सर फर्स्ट इवेंट E1 E2 मान लेते हैं कि पहले बॉल या रेड आई या ग्रीन आई। हाँ देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कोई गिवन कंडीशन नहीं है ना। आपको ऐसा बोला गया कि ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसा कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में। बोलो। नो सर। नहीं, आपको सिंपल एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली पूछी, तो कहीं ना कहीं इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लग सकता है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछते अपन उसको इवेंट ए बोल देते हैं। तो अपन इवेंट बोल देते हैं कि सेकंड बॉल रेड निकली, इसको इवेंट ए बोलते हैं, है ना। यस बोलो। सर। सेकंड बॉल इज रेड, इसको अपन ने इवेंट ए बोल दिया। अब इवेंट E1 E2 जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जो फर्स्ट बॉल है या तो वो रेड होगी या तो ग्रीन होगी, यही दो ऑप्शन होंगे, है ना। यस सर। तो फर्स्ट बॉल इज रेड, तो एक अपने इवेंट इवन ये मान ले कि पहली बॉल जो है वो रेड निकली, और या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि फर्स्ट बॉल इज ग्रीन, है ना। क्या ये सबको क्लियर है। यस सर।
यस सर, क्वेश्चन पूछा क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल का, टोटल। टोटल का। तो कल ही सिखाया था, अगर भूल जाओ तो ऐसा याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का, बेसिकली ए का इंटरसेक्शन या फिर E1 का इंटरसेक्शन ए के साथ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन ए, हाँ है ना, ऐसे ही निकालते थे दोनों टोटल प्रोबेबिलिटी, बोलो। Yes, फिर sir. इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ ए, E1 है सकर्ड, अगर फॉर्मूला याद होगा आपको तो, प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ ए, E2 है सकर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. वेरी गुड। P ऑफ E1 बताओ, फर्स्ट बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/7. 5/7, सिंपल। अब P ऑफ ए E1 है सकर्ड, इसका मतलब अगर पहली बॉल रेड निकल गई, अब अगर पहली बॉल रेड निकल गई तो आप अंदर एक ग्रीन बॉल डाल दोगे। Yes, sir. तो अगर पहली बॉल रेड निकल गई, अब इसके बाद जब आप अंदर ग्रीन बॉल डाल दोगे, जैसे पहली रेड निकल गई, तब कितनी रेड बची, 4 रेड बची, हाँ है ना। Yes, sir. अब एक ग्रीन डाल दोगे तो कितनी ग्रीन हो जाएगी, 3 ग्रीन। 3। ठीक है, वेरी गुड। तो अब इवेंट क्या था, सेकंड बॉल रेड निकला, अब इसमें से रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 रेड 4/7. 4/7। 4/7। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब अगली बार रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/7, हाँ है ना। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब पहली बॉल ग्रीन निकले, तो ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/7। 2/7. अब अगर ग्रीन निकल गई तो ग्रीन निकलने के बाद क्या होगा, एक रेड की बॉल डाल दोगे तो आपके पास पहले 5 रेड थी तो 6 रेड हो जाएगी, और एक ग्रीन निकल चुकी तो एक ग्रीन बचेगी, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, अब sir. इस बॉक्स में से रेड आने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए क्या है, इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए E2 है सर, अगर ये E2 हो चुका है, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/7. 6/7. वेरी गुड। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 32/49। Yes, sir. यस। ओके, क्लियर हो गया। 2020। अब देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, हाँ है ना, तो वो अगेन आपको बताएंगे नहीं, आपको क्वेश्चन को देख के जज करना होगा, E1 E2 और ए अगर प्रॉपर्ली डिफाइन हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, हाँ है ना। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, करो ट्राई सब लोग, ये 2021 में आया था। Sir, screen चले गई. स्क्रीन चली गई. सर स्क्रीन Sir भी चले गए शायद. करो ट्राई इसको। आपकी स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया है कि बाकी है अभी? हो सर, गया बाकी है। खत्म. ठीक है, तो अगर बाकी है और स्कूल में अगर चल रहा हो, तो अगर आपको एक चैप्टर ऑलरेडी समझ में आ चुका है, आपने एनसीईआरटी कर ली, तो वहां पे जाके टाइम वेस्ट मत करना, फिर आप वहां पे कुछ और पढ़ते रहना अपना। ठीक। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है, तो डबल बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। देखो ये भी 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। और बता दो जो भी आंसर है ABCD में से। आई थिंक क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया किस वेराइटी का क्वेश्चन है, बोलो। Yes, sir. है ना, पर्सन को सिलेक्ट किया गया और बोला गया कि उसको चेस्ट का डिसऑर्डर है,
तो पूछा गया अगर वो सिलेक्टेड एक पर्सन मतलब बेसिकली इन 400 में से एक को सिलेक्ट किया गया, उसको बोला इसको चेस्ट का डिसऑर्डर आ रहा है, तो वो चेस्ट का डिसऑर्डर या तो इसमें का होगा या तो इसमें का होगा, तो इसमें का होगा। तो चेस्ट का डिसऑर्डर वाला पर्सन स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन निकले, मतलब फर्स्ट वेराइटी का निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो आपको क्या बेस थ्योरम है कि यस सर। हाँ, तो Yes. इवेंट्स क्या मानोगे बताओ, बोलो E1 E2 क्या माने और ए किसको माने, बोलो। सर E1 E2 E3 स्मोकर नॉन वेज स्मोकर हाँ, ये 3 तरह के इवेंट हो गए, है ना। या तो जो भी 400 में से सैंपल स्पेस 400 है उसमें से या तो पर्सन स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन होगा, है ना, या फिर स्मोकर sir. वेजिटेरियन, या फिर नॉन स्मोकर नॉन वेजिटेरियन। क्या बात समझ में आती है? यही होगा आपका इवेंट्स, सबने Yes, सबने ये माना था। यस सर। वेरी गुड। और इवेंट ए जो कि ऑलरेडी जो इवेंट हो चुका है, इवेंट हो चुका है क्या है कि सिलेक्टेड Chest पर्सन, disorder. हाँ वेरी गुड, सिलेक्टेड पर्सन का क्या हो, चेस्ट डिसऑर्डर, हाँ है ना, राइट और नो? यस सर। वेरी गुड, चेस्ट डिसऑर्डर। देखो कितने बेसिक क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको बिल्कुल इसको प्रॉपरली करके वहां सही करके आना है। तो सबसे पहले इनकी प्रोबेबिलिटी लिखी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना होगा, अ पर्सन विथ स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 160 by 400. 2/5. 160/400 मतलब पूरे इसमें से निकाल लेंगे तो कितना रहा, 2/5। वेरी गुड। बेसिकली इवन के फेवरेबल कितने हैं, 160, टोटल कितने हैं, 400। इसी तरह से E2 की भी निकल जाएगी 100/400, दैट इज 1/4। 1/4. वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 1/4। और लास्ट की प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी निकल जाएगी, दैट इज 140/400। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 7/20. ठीक है, तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बोलो जल्दी से, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी? इवन की, Even A- by गिवन ए है Given सकट, by- है ना। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन ए है सकट, तो इसका बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बोलो क्या आएगा, P ऑफ इवन इनटू P ऑफ A by A by even. even. A by- इवन है सकट। वेरी गुड। और नीचे सब छप जाएगा तीनों के लिए। Yes sir. Yes, sir. plus कर देंगे. ठीक है, मैं समेशन कर रहा हूँ, समेशन EI P ऑफ A EI है सकट फॉर ऑल 3 इवेंट I इक्वल टू 1 से 3, हाँ है ना। यस Yes sir. वेरी गुड। अब P ऑफ फटाफट वैल्यू रख दे। P ऑफ इवन ऑलरेडी हम निकाल चुके 2/5। P ऑफ A इवन है सकट, मतलब अगर मान लो इवन वाला पर्सन है तो उसको चेस्ट डिसऑर्डर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 35%, 0.35. है ना। तो 35/100 लिख दिया फिलहाल के लिए, क्लियर है। और इस तरह से बाकी सबकी भी लिख देंगे, तो 2/5 इंटू 35/100 पहले का, बोलो आ रहा है समझ में कि नहीं? सेकंड का sir. कितना हो जाएगा, Yes, sir. 1/4 इंटू 20/100। और थर्ड वाले का कितना हो जाएगा, 7/20 और उसका परसेंटेज 10/100। कर लोगे सॉल्व? Yes sir. वेरी गुड। देखो दोनों क्वेश्चन, एक 2019 में एक क्वेश्चन आया था जो कि टोटल प्रोबेबिलिटी पे आया, 21 में बेस थ्योरम पे आ गया, और दोनों को पहचानना अब आपको आ गया है ना। Yes. वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लें, ठीक है। अब आज का टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक और टॉपिक होता था बर्नौली वाला और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल जेई में आते थे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, लेकिन इस साल वो सिलेबस से डिलीट हो गया। ठीक है, तो सर अब बिल्कुल ही मतलब हटा दिया है वो. हाँ, बर्नौली वाला और वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक था जिसमें P और Q मानते थे, तो वो पूरा हटा दिया है। अब आपके पास सिर्फ रैंडम वेरिएबल और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन मेरे को लग रहा है जहां तक बेस थ्योरम पे आ जाएगा या फिर इस टॉपिक पे रैंडम वेरिएबल पे आ जाएगा। अगर रैंडम वेरिएबल पे क्वेश्चन आ गया तो 99% चांसेस आपसे हो जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं। क्लियर है? तो पहले इसको समझ लो अच्छे से कि ये टॉपिक है क्या और इसमें कैसे फॉर्मूले होते हैं, कैसे अप्लाई करना है। तो ये लास्ट टॉपिक है, ध्यान समझना। अब रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ना रैंडम वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपको सिर्फ बहुत बेसिक है अभी 12th में। जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो फर्स्ट ईयर पूरा एक सेमेस्टर इस प्रोबेबिलिटी के इस चैप्टर पे पढ़ोगे, रैंडम वेरिएबल, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिटेल में आगे जाके इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ बेसिक आपको समझना है कि मान लो कोई भी एक एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका कोई ना कोई सैंपल स्पेस है, उसके सैंपल स्पेस में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, है ना। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब इस सैंपल स्पेस का कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब मान लो कोई मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया, आपको इवेंट डिफाइन करना था, अलग अलग टाइप के इवेंट अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब एक इवेंट डिफाइन कर दिया, उस इवेंट में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो रैंडम वेरिएबल का मतलब, रैंडम वेरिएबल को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से या फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, सब डिनोट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर से रैंडम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अपन एक कुछ चीज इस तरह से डिफाइन करते हैं ताकि हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, हर बेसिकली हर मतलब हर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक रियल वैल्यू असाइन हो जाए।
कोई ना कोई एक रियल वैल्यू इनको असाइन हो जाए, कोई ना कोई एक रियल वैल्यू इनको क्या हो जाए, असाइन हो जाए। और जनरली वो रियल नेम, देखो दो तरह के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस होता है। 12th के सिलेबस में सिर्फ डिस्क्रीट है, आगे इंजीनियरिंग में आप डिस्क्रीट कंटिन्यूस दोनों पढ़ोगे। तो जो डिस्क्रीट वाले में ये जितनी भी रियल वैल्यू होगी ये सब आपकी इंटीजर्स होगी, 1 2 3 4 इस तरह से, -1 -2 भी हो सकती है इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो भी नंबर जो भी होगा ये आपका माइनस नहीं होगा, 0 1 2 3 इस तरह से होगा। मतलब जो डिस्क्रीट वैल्यू आपके पास आएगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी 3 होगी, इस तरह से होगी। तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मतलब एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसका कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस होगा, तो हर सैंपल स्पेस की करस्पॉन्डिंग एक रियल वैल्यू अगर असाइन हो जाए किसी रैंडम वेरिएबल एक्स मैंने कोई डिफाइन किया, अब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन हो सकता है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर आउटपुट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, हर आउटपुट की कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू। ये इसकी डेफिनेशन है जो जनरली एक बार में समझ में नहीं आती है। अब इसको अगर मैं एग्जांपल से समझूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो मैं ध्यान से एग्जांपल ले रहा हूँ, एक मिनट ये रहा, चलो यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया, सुनना एक बार, ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट मेरा ये था कि टॉसिंग 2 कॉइन्स, एक्सपेरिमेंट क्या था, टॉसिंग 2 कॉइन्स, क्लियर है सबको। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट है तो इसका सैंपल स्पेस बताओ क्या आएगा, हेड 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 टेल हेड हेड, वेरी गुड, हेड हेड, हेड टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 2 कॉइन को टॉस करने का, उसका मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक इवेंट, अब देखो इस सैंपल स्पेस के करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे इवेंट मैं बना सकता हूँ अलग अलग तरीके से। तो उसमें से कोई एक इवेंट मैंने ये बनाया कि कोई, या फिर मैंने कोई एक रैंडम वेरिएबल, या फिर ऐसे सोचो आप, नंबर ऑफ हेड्स, मैंने एक इवेंट या फिर एक इवेंट के करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। मैंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम वेरिएबल एक्स डिफाइन कर दिया, नंबर ऑफ हेड्स। अब नंबर ऑफ हेड्स, अब देखो ध्यान से, नंबर ऑफ हेड्स मैंने डिफाइन किया, तो अब बेसिकली क्या होगा, जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है उन हर एलिमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी इस रैंडम वेरिएबल एक्स की करस्पॉन्डिंग। जैसे मैं अगर बात करूं सैंपल स्पेस में, अच्छा मुझे बताओ एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं, 0 1 0 1 और 2 1 और 2, वेरी गुड। या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी, है ना। या तो एक 0 हेड होगा, आपने एक कॉइन को 2 बार उछाला, या तो 0 हेड होगा, या तो 1 हेड होगा, या तो 2 हेड होगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक रैंडम वेरिएबल एक्स मैंने डिफाइन किया, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ये डिफाइन कर दिया कोई भी कि नंबर ऑफ हेड्स। अब उस रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू है तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी। अब मैंने ये बोला कि बेसिकली जितने भी सैंपल स्पेस में एलिमेंट है उनको कोई ना कोई रैंडम ये वैल्यू असाइन हो जाएगी, कोई ना ये क्या हो जाएगी, वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं इसके करस्पॉन्डिंग बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 2 2, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1, इसकी एक्स की वैल्यू 1, इसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। मतलब हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में उसको रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक वैल्यू असाइन। देखो इसको डीपली जाना नहीं है क्योंकि बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ इतना समझना है, हर बार क्वेश्चन में आपको एक मेंशन कर देंगे रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, उस एक्स के करस्पॉन्डिंग आपको उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला नंबर ऑफ हेड, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं हर की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, एक्स की जो भी वैल्यू है और उनकी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी, तो इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखो रैंडम वेरिएबल इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, ठीक है। अब जब एक्स की वैल्यू 0 हुई, इसका मतलब क्या है, टेल टेल आएगा, दोनों बार टेल टेल आएगा, तो टेल और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 1/4, वेरी गुड। 1 का मतलब क्या है, एक बार हेड आएगा, एक बार हेड आएगा, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 कॉइन को टॉस करने, सर 2 2/4 1/2 हाँ मतलब 2/4 है ना। यस सर। और एक्स की वैल्यू 2, इसका मतलब 2 बार हेड हेड आया, तो 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 वेरी गुड। तो ये देखो ये एक्स हो गया और ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा यहाँ पे एक बार इसको ये चेक करो कि इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा सर, 1। देखो ध्यान से, इन सब का सम 1 आएगा, यस सर। है ना। इन तीनों का सम आप करोगे तो कितना आएगा, और ये हमेशा आना चाहिए। अगर आपने एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, उसकी सारी वैल्यू लिख दी और उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो उनका समेशन हमेशा कितना आना चाहिए, 1। अगर मान लो 1 नहीं आ रहा, मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी है, गलती कर दी। क्या ये बात समझ में आ रही है, यस सर। यस सर
तो अपन को दो चीज सीखी अपन ने कि एक रैंडम वेरिएबल x मतलब एक मैं कोई भी डिफाइन करूंगा जो कि सैंपल स्पेस के हर एलिमेंट को एक कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन कर देगा। अब उसकी अपन जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस टेबल को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन सबका समेशन कितना आता है, 1 आता है। इन सबका समेशन कितना आता है, 1। अब देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, पढ़ लो। लेट S be the sample space associated with the given experiment, then a real value function x which assign to each event a unique real value। देखो ये बोला है सैंपल स्पेस में जितने भी चीजें हैं उसको एक रियल वैल्यू असाइन करता है ना? बोलो। यस सर। यस सर। देखो ये पढ़ने में एकदम समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया और उसके सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट है उसको कोई ना कोई एक वैल्यू असाइन कर देगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन रैंडम वेरिएबल। कैपिटल एक्स वाई जेड से डिनोट होता है जनरली, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उस x की जो भी वैल्यू होगी उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, वो जो टेबल हम बनाते हैं उसको बोलते हैं उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ की एक प्रॉपर्टी क्या है कि इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पे जनरली आपको दो चीजें निकलवाएगा, एक तो निकलवाएगा मीन और एक इसका निकलवाएगा वेरिएंस। एक तो निकलवाएगा मीन और एक निकालेगा वेरिएंस। जनरली स्टैटिस्टिक्स में आप पढ़ते हो मीन और वेरिएंस, है ना? अब यहाँ पे मीन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अब देखो ये xi है और सर ये मीन और वेरिएंस आएगा, पर ये तो मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं अब की बार। नहीं, ये इससे आएगा क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है सिलेबस में, और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन आता है वो मीन और वेरिएंस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर। तो इसको आपको पढ़ना ही है, अपन रिस्क नहीं ले सकते। और पढ़ने में एक दो फॉर्मूले छोटे छोटे, ठीक है, तो छोड़ने से अच्छा पढ़ के चले जाओ। अगर आ गया तो फिर आप मुझको बोलोगे सर ने नहीं पढ़ाया। क्लियर है? चलो अब ध्यान से बोलो। देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है x1 x2 x3 अप टिल xn और इसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दी p1 p2 p3 अप टिल pn। अब इसका मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे वहां पे आपको एक बार अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में ध्यान हो, ठीक है, तो वहां पे अपन एक एवरेज मीन निकालते, तो यहाँ पे भी मीन का सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x1 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी p1 प्लस x2 इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी p2 सो ऑन अप टिल xn इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी pn। क्योंकि ऑलरेडी अपन प्रोबेबिलिटी से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। यहाँ पे डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अपन जैसे जनरली मीन कैसे निकालते हैं? समेशन xi बाय n निकालते हैं, है ना? यस बोलो। तो ऑलरेडी पी में n से डिवाइड अपन ऑलरेडी कर रहे हैं। पी में अपन n से ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पे ऑलरेडी आपका n डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? है ना? यस सर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मीन का फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाएगा? समेशन xi इंटू एफ पी आई। समेशन xi इंटू पी आई। जैसे वहां पे क्या होता था? xi fi अपॉन n होता था। यहाँ पे ऑलरेडी n इसके अंदर इनबिल्ड है, तो अपन को यहाँ पे अलग से कुछ करना नहीं है। सिंपल फॉर्मूला आपको मीन का याद रखना है। मीन का फॉर्मूला आपको, अच्छा यहाँ पे मीन जो इस प्रोबेबिलिटी अपन ये वाला अपन यूज करते हैं मीन, इसको हम एक वर्ड से और जाना जाता है, एक्सपेक्टेड मीन। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड मीन। तो इसको जनरली आप देखोगे बुक्स में या फिर एग्जाम्स में ex से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? ex मतलब आपका मीन ही है। क्लियर है? यस सर। बोलो। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में जनरली आप देखोगे तो इसको ex से डिनोट करेंगे और इसका फॉर्मूला बता दो क्या आ जाएगा? समेशन xi इंटू पी आई। समेशन xi इंटू पी आई मतलब जितनी भी x वैल्यू है रैंडम वेरिएबल की, जो भी x वैल्यू, उनको करस्पॉन्डिंग उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। बोलो, आया कि नहीं समझ में? यस सर। सर आपको क्लियर है? तो ये आपका हो गया मीन। और वेरिएंस का भी देखो दो तीन फॉर्मूले बुक में दिखेंगे आपको, बस आपको एक सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्टकट वाला। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना, e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ये बस ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जेई के। ठीक है, दो ही फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है। एक तो मीन का फॉर्मूला e ऑफ x, और मीन निकालने का तरीका क्या है? समेशन xi इंटू पी आई। और वेरिएंस का फॉर्मूला आपका बन जाएगा ये, आप अगर ध्यान हो आपको स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे फॉर्मूला आता है, स्टैट्स में भी ऐसे ही फॉर्मूला आता है। e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। e ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये e ऑफ x, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया? ये e ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है ये देखो ध्यान से। e ऑफ x तो ये हो गया। e ऑफ x का मतलब जो भी xi है उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दोगे। और ये e ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जहां जहां भी x है उसकी जगह सिर्फ आ जाएगा xi स्क्वायर इंटू पी आई। मतलब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, x1 स्क्वायर इंटू p1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू p2 प्लस x3 स्क्वायर इंटू p3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका e ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू में से ये जो e ऑफ x की वैल्यू है इसका होल स्क्वायर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेरिएंस। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? याद आ रहा था? सिग्मा स्क्वायर से, हाँ है ना? यस यस सर। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। और यहाँ पे सिग्मा क्या होता था?
Standard deviation. Standard way. Standard deviation. इस सिग्मा को हम बोलते थे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैटिस्टिक्स में सारा सिखा रखा है ना। Yes, sir. वेरी गुड। तो ये दो ही फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं। एक तो मीन का फॉर्मूला समेशन xi इंटू पी और वेरिएंस का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस हम जनरली डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. सबको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है। रैंडम वेरिएबल का मतलब जो कि मैंने आपको समझाया कि एक x वैल्यू अपन असाइन कर देंगे जो सैंपल स्पेस में हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू देगा, उसकी ये होती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वहां पे हमको दो चीज ध्यान रखनी, मीन का फॉर्मूला समेशन xi pi और वेरिएंस का फॉर्मूला e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। क्या याद रख पाओगे? बोलो। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दिया मैंने। अभी मैं एक चीज और सीखूंगा, पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो इसको जल्दी से ट्राई कर लो। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड ex मतलब मीन एंड vx मतलब वेरिएंस। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, अभी सिखाया था। उसका मीन का फॉर्मूला अप्लाई करो, मीन निकालो, वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके वेरिएंस निकालो। एक बार खुद से जल्दी से ट्राई करो, थोड़ा स्पीड में करना। जल्दी से ट्राई कर लो। सर ये x तो 1 आएगा और वेरिएंस 1/2। सर ये x1 आएगा और वेरिएंस 3/2। नहीं 1/2, सॉरी 1/2। ओके ओके, लेट अस चेक, देख लेते हैं। तो x, अच्छा x की वैल्यू बताओ क्या क्या होगी? 0, 1, 2. 0 1 2, 0 1 और 2। वेरी गुड, वही नंबर ऑफ टेल। तो 0 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। 1/4. 0 बार टेल मतलब हेड और हेड आना चाहिए। 0 बार टेल मतलब हेड और हेड आना चाहिए। और चारों में से हेड हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो 1/4। जिसको डाउट हो पूछते रहना। 1 बार टेल मतलब दो, एक बार टेल कहाँ कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो 4 में से 2 बार आ रहा है एक बार टेल, तो 2/4। और दोनों बार टेल मतलब ये, तो कितना हो जाएगा? 1/4। ये सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले निकालना था मीन मतलब e ऑफ x। तो इसका फॉर्मूला बता दो क्या होगा? समेशन XIP. Xi into pi. वेरी गुड। जो जो भी xi है उसको उसकी करस्पॉन्डिंग pi से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4। तो ये कितना आ रहा है? कितना आ रहा था? 1 ही है। 1। ठीक है, वेरी गुड। सेकेंड है, अच्छा सेकेंड है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अभी सिखाया था आपको, e ऑफ x स्क्वायर है ना माइनस e ऑफ x होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो e ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर को pi से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 स्क्वायर इंटू 1/4 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2/4 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/4, ये e ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस e ऑफ x अभी अपन ने निकाला था, e ऑफ x दैट इज 1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी देख लो, 0 प्लस 1/2 प्लस 1 है ना, माइनस का 3/2 3/2 माइनस 1 दैट इज 1/2। 1/2। बहुत बढ़िया, सब निकाल पाए थे ये दोनों वैल्यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ गए थे. बहुत बढ़िया। अब चलो धीरे धीरे वैरायटी और बढ़ाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये तो डायरेक्ट है, जल्दी से आंसर बता दो। सर 8। नहीं रुक जाओ। बोलो सर 2। 2 ऐसे 2। अभी तो बताया था, है ना। Yes, sir. सर ठीक है। e ऑफ x स्क्वायर मतलब 11 माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। 11 में से 9 गए 2। तो क्लियर है? अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, ओके।
यहाँ पे देखो एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन कर दिया गया और उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इस तरह से बताई गई है। रैंडम वेरिएबल है x है और उसकी वैल्यू n है, मतलब रैंडम वेरिएबल जो x है वो n वैल्यू ले सकता है। n की वैल्यू देखो क्या क्या है, 0 बोलो। 1 2 3 4 हाँ n देखो रैंडम वेरिएबल x से टेक्स द वैल्यू n, और n देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, 0 हो सकता है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और उसके आगे अदरवाइज। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. और इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के लिए आपको टेबल यहाँ पे गिवन है p ऑफ x। तो मुझे बताओ जब x की वैल्यू 0 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.1. टेबल से देख के बताओ, 0.1 है ना। जब सॉरी n की वैल्यू 0 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.1 होगी। Yes, बोलो sir. n की वैल्यू जब 1 है तो प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी आएगी? K. k। यहाँ पे k इंटू n है तो n की जगह 1 रख देंगे तो कितनी आ जाएगी k। n की वैल्यू जब 2 होगी तो प्रोबेबिलिटी 4 2K. 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 क्योंकि यहाँ पे n 2 है तो यहाँ पे आप n को 2 रख दोगे तो कितनी आ जाएगी? 2k। k इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी 2K. 2K. यहाँ पे n को 3 रख देंगे 3 के लिए, तो यहाँ पे 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2k। 4 की प्रोबेबिलिटी K. K. और अदरवाइज प्रोबेबिलिटी 0. 0। ये इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बने। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन। ये कैसे बने, कहीं समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला था कि रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया जो कि वैल्यू लेता है n। वो क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3 4 एंड अदरवाइज। और उसकी करस्पॉन्डिंग अपन ने ये टेबल बना दी, ये जो डेटा था इसके हिसाब से। अब मुझे बताओ k की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर P इनका is सम है ना equal इक्वल to के 1. Very 1 good, रख बहुत देंगे। बढ़ेगा। अभी मैंने बताया कि इनका सम जो प्रोबेबिलिटी का टोटल सम हमेशा किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। Yes, sir. तो इन सबका सम कर दोगे तो 0.1, ये कि तो k प्लस 2k प्लस k, ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6k इक्वल टू 0.9। चेक कर लेना कैलकुलेशन, तो k कितना आ जाएगा? 0.9/6 है ना। Yes, sir. 3 3 जा 9, 3 2 जा 3/20 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, Very sir. पहला पार्ट हो गया, k निकाल गया। What is the probability that you study at least 2 hours? अच्छा, ये नंबर ऑफ आवर्स स्टडी के, तो एटलीस्ट 2 का मतलब Sir, X की value 2. उससे ज्यादा X भी की तो हो वैल्यू सकता है। 2 या 2 से ज्यादा। x की वैल्यू क्या थी आपको? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। Yes. तो किस क्या क्या निकाली? प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 2 आवर। एटलीस्ट 2 आवर मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसमें क्या क्या आएगा? x इक्वल टू 2 आएगा, और क्या क्या आएगा? 3 है ना, और क्या आएगा? 4. 4. सर और 3/4 आंसर। 4 से ज्यादा वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बोलो 2k। 2K. 3 की प्रोबेबिलिटी भी 2k, 4 की प्रोबेबिलिटी k, और उसके आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है ना। Yes, sir. ये कितना हो जाएगा? 5k। 5K. और 5 इंटू k मतलब 3/20, तो कितना आ जाएगा? 3/4। 3/4. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या पूछा है थर्ड पार्ट में? n पूछा है सर, क्या पूछा है? n की वैल्यू। नहीं नहीं, सर मीन पूछा है। मैंने अभी बताया था। ये ex का मतलब क्या होता था? मीन, है ना। ठीक है यस सर। सर। ये एक्सपेक्टेशन में क्या होता है? मीन, मतलब e ऑफ x पूछा है आपको थर्ड पार्ट में, निकाल लोगे? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं जेई में, आते हैं, आए हुए हैं ऑलरेडी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक जेई एडवांस का क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। सर इसमें बाइस्ड दिया हुआ है। क्योंकि देखो बायस इसलिए बोला क्योंकि प्रोबेबिलिटी देखो ना अलग अलग दिख रही। जनरली अगर अनबायस कॉइन होता है तो प्रोबेबिलिटी अपन 1/2 लेते हैं ना। Yes. बायस मतलब उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने छेड़खानी कर रखी है। नहीं तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है सादे वाले कॉइन में? 1/2। चलो अब देखो ध्यान से पढ़ लो, एक मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। C1 and C2 are two biased coins such that the probability of getting head in a single toss is 2/3 and 1/3। दो तरह के कॉइन है अपने पास, C1 और C2। C1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 गिवन है, और C2 जो कॉइन है उसमें हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 गिवन है। Suppose alpha is the number of head that appear when C1 is tossed twice।
अच्छा ये अल्फा है क्या मतलब? बोलो। सर एक्स की वैल्यू है। की वैल्यू है रैंडम वेरिएबल है, यूं बोलो क्या है? रैंडम वेरिएबल C1 का है ना? रैंडम वेरिएबल ये C1 का रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ हेड व्हेन टॉस ट्वाइस, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? वही 0 1 2 0 1 2 वेरी 0 1 और 2। तो बेसिकली ये जो अल्फा है ये C1 कॉइन का रैंडम वेरिएबल है और इसकी वैल्यू या तो 0 1 या 2 हो सकती है। वेरी नाइस। सिमिलरली बीटा जो है वो C2 कॉइन का रैंडम वेरिएबल है। बोलो। यस सर यस सर। Yes. B2 है वो कॉइन C2 का रैंडम वेरिएबल है मेरा, Yes, sir. जिसकी वैल्यू भी अगेन 0 1 2 आ सकती है। नंबर ऑफ हेड्स अपीयर व्हेन C2 इज कॉन ट्वाइस। आराम से, कभी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अपन ने जो भी कॉन्सेप्ट, अपन को खुद पे भरोसा रखना है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे मेरा आंसर जरूर आएगा। ठीक है, इनकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ, वो जो मुझे पता ही है कैसे निकालते हैं। अच्छा, 2 बार कॉइन को टॉस किया गया तो ऑफ कोर्स सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? 2 टाइम्स हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, है हेड हेड और टेल टेल। ये मेरा सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, अच्छा अब पहले तो इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं प्रॉपर्ली। प्रोबेबिलिटी फॉर अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा इक्वल टू 0 का मतलब एक भी बार हेड ना है ना, मतलब दोनों बार क्या आना चाहिए? टेल। क्लियर है? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आ रही है Yes, sir. मुझे ये बताओ, एक कॉइन को 2 बार उछाला, दोनों बार टेल है, पहली बार भी टेल है दूसरी बार भी टेल है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 की बने तो हाँ, तो कैसे निकालोगे? बेसिकली फर्स्ट बार भी टेल आना चाहिए, दूसरी बार भी टेल आना चाहिए, है ना? पहली बार भी टेल है, दूसरी बार भी टेल है। और देखो C1 के लिए हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 थी, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 1/3 1/3 होगी ना। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3। और दोनों बार टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/3 इंटू 1/3। 1/9 1/9 तो ये अल्फा इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली? 1/9। अल्फा इक्वल टू 1 के लिए, अल्फा इक्वल टू 1 मतलब क्या क्या आ सकता है? सर या तो 4/9 हेड टेल या फिर टेल हेड, है ना? सॉरी, या तो हेड टेल या फिर टेल हेड, है ना? यस सर यस सर प्रोबेबिलिटी हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, या तो हेड टेल या तो टेल हेड। हेड टेल की प्रोबेबिलिटी बता दो। हेड और टेल, पहली बार हेड है एंड सेकंड बार टेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बोलो। 2/3 into 1/3 2/3 इंटू 1/3। वेरी गुड। और टेल हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 into 2/3 1/3 इंटू 2/3। वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा 2/9, ये भी हो जाएगा 2/9, तो दोनों का सम। 4/9 वेरी नाइस। और लास्ट अल्फा इक्वल टू 2 के लिए, अल्फा इक्वल टू 2 मतलब दोनों बार हेड आना चाहिए, दोनों बार क्या आना चाहिए? टेल हेड हेड। तो दोनों Head. बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दो क्या हो जाएगी? 2/3 into 2/3 2/3 इंटू 2/3, दैट इज 4/9। 4/9 आया समझ? 4/9. ठीक है, तो इसकी आई थी आपकी 4/9 और इसकी भी 4/9। देखो तीनों का सम 1 आ रहा है। यस सर। हाँ मतलब सही। क्लियर है? यस सर Yes, sir. पहले भी ऐसे ही करते थे, लेकिन पहले आप निकालोगे ना आंसर, जो आप उसके लिए निकाला था आपने, वो भी Yes. ऐसे तरीके से आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वहां पे 1/2 मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। क्लियर है ना? अच्छा सेम यहाँ पे भी क्या इसकी भी, अच्छा इसकी थोड़ी अलग हो जाएगी कि यहाँ पे 1/3 प्रोबेबिलिटी हेड की, तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3, 2/3 है ना? ठीक है, तो x इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0 का मतलब दोनों बार हेड आना चाहिए, 2 बार हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 1/9 1/9 सॉरी, बीटा इक्वल टू 0 मतलब दोनों बार टेल की प्रोबेबिलिटी 4/9 4/9 हाँ। एक बार टेल एक बार हेड, तब भी 4/9 2/9 4/9 ही आएगा 4/9. 4/9 ही रहेगी और दोनों बार टेल हेड आने की। 1/9 1/9 1/9. तो अपन ने दोनों का C1 और C2 जो दोनों कॉइन थे उनके अल्फा और बीटा की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दी। यहां तक मैं किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछो, एनीवन? नो सर नो सर क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल और इक्वल की कंडीशन क्या होती है? T greater D than more सर than d is equals to 0 जी इक्वल टू जी, रियल और इक्वल ना? यस सर यस रियल सर और इक्वल की एक ही कंडीशन हमने आज तक सीखी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखा। डी इक्वल टू 0 है ना? इसका मतलब डी क्या होगा? b² - 4ac यस सर इक्वल टू 0।
तो यहाँ से कंडीशन क्या आनी चाहिए कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 4 बीटा की क्या आनी चाहिए, बराबर। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 4 बीटा के बराबर, हाँ है ना। यस सर। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, मतलब क्या क्या पेयर पॉसिबल है अल्फा और बीटा के, बताओ। अल्फा को अपन क्या क्या रखें, बोलो। अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा को 0,0, 0 0 सर 0 अगर अल्फा को 0 का बीटा को भी 0 रख सकते, और 2,1 2,1 हाँ अल्फा को क्या रखें, 2। 2 अल्फा को Yes, sir. 2 और बीटा को 1 हाँ अल्फा को 2 रखेंगे तो बीटा को 1 सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना। यस Yes, sir. और कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी क्या, नहीं सर No, sir. इससे नहीं। ये बेसिकली मेरे को ये दो तरह की वैल्यू सेटिस्फाई और इसी की मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यस सर। ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। या तो अल्फा और बीटा 0,0 होगा या फिर अल्फा और बीटा क्या होगा 2,1 होगा, क्लियर है। यस सर। और मुझे इसी की क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। मेरे पास जो अल्फा और बीटा की कंडीशंस है, या तो 0,0 होगा या फिर 2,1 होगा। सर 4,4 भी तो हो सकता है। 4,4 रख के देखो, 4 अल्फा और 4 है क्या, 4 की वैल्यू अल्फा अल्फा बीटा आपके क्या है, 0 1 और 2 ही तो है। अच्छा ओके सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो अब बेसिकली अपन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि अल्फा और बीटा या तो 0 0 हो जाए तो 2 1 हो जाए, तो 0 0 2 1, ठीक है। तो एक बार निकाल लेते हैं कि अल्फा इक्वल टू 0 और कॉमा 0 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और अल्फा इक्वल टू 2 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, निकालो। बताओ। सर 0,0 की 4/81 और 2,1 की 16/81। तो अल्फा इक्वल टू 0 बीटा इक्वल टू 0, एक तो क्या है अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू 0, दूसरी या फिर अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू 1, है ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड की कंडीशन है तो अल्फा इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इक्वल टू 0, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इक्वल टू 1, है ना। यस सर। अब इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/9, और बीटा इक्वल टू 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 4/9 4/9, प्लस अल्फा इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी थी 4/9, और बीटा इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी 4/9। वेरी गुड। तो 4/81 प्लस 16/81 कितना आ जाएगा, 20/81। 20/81। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हल्का सा उन्होंने जो टफनेस लाया था वो यहीं पे लाया था लास्ट में कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल की कंडीशन डी इक्वल टू 0, तो वहां से मेरे पास आया था अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा को सेटिस्फाई करने वाले दो ही चीज थी, या तो दोनों 0,0 हो या फिर 2,1 हो, हाँ है ना। या तो 0,0 या फिर 2,1, तो 0,0 के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली, 2,1 के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों को ऐड कर दिया। क्या बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर बी है। बोलो आ रहा है समझ में, ऐसा क्वेश्चन कभी अगर आया तो कर लोगे आप। यस सर। ठीक है, ये ऐसा इलस्ट्रेशन था हमारे लिए, अगर अगर पहली बार में होता नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा इस वेराइटी में तो अब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, आया ना। यस सर। यस यस सर। बहुत बढ़िया, कितनी बज गई है, ठीक है। मुझे लगा था आज इसमें क्लास ओवर हो जाएगी, कि बस टाइम 5 मिनट और बच गए। ये क्लियर है सबको। यस सर। देखो इस टॉपिक में इतनी ही वेराइटी है। एक्चुअली जो मेजर जो था ना, जो काम की चीज थी जिसमें बहुत मजा आता पढ़ाने में, वो था आपका बर्नौली वाली बर्नौली और बाइनोमियल, जिसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था, लेकिन फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। आप क्या ही कर सकते हैं, वो अपन एडवांस में पढ़ेंगे अच्छे से उस चीज को। लेकिन अभी मेंस के लिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अपन ने पूरे चैप्टर में, देखो पूरे चैप्टर में एक बार सुनो, ध्यान से समराइज कर रहा हूं मैं, जो पूरा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें आपको जो मेजर पढ़ना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है ये बहुत वास्ट है, बहुत डीप है, ठीक है। मतलब इसको अपन एक पूरे सेमेस्टर पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के। तो अगर इस चैप्टर से टफ क्वेश्चन आता है तो छोड़ देना, कोई बिना डरे। आपको उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको दिख रहा है कि हम उससे हो पाएगा, इजी लेवल का, मीडियम लेवल। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन आएगा वो इतना टफ आएगा कि आपके 10-15 मिनट खा जाएगा और चांसेस पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं अगर लगे कि नहीं क्वेश्चन बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स आ गया, तो उसको आखिरी के लिए रखना, ट्राई करने के लिए। लेकिन उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा मत कर देना, पता चला 10 मिनट आप उसमें चले गए।
ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने जो चीजें सीखी है, सबसे पहले हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. बेसिक प्रोबेबिलिटी मतलब क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने फंडामेंटल पीएनसी का यूज करते हुए क्वेश्चन किया था। उसके बाद हमने ये अपना क्या कहते हैं सेट्स का यूज किया था, वेन डायग्राम ऑफ सेट्स का, है ना? जब अपन ने ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अगर यूनियन मतलब और की कंडीशन है कि तो यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड की कंडीशन है कि तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला करेंगे, ए माइनस बी का, मतलब वेन डायग्राम के थ्रू अपन ने बना के, याद आ रहा, प्रोबेबिलिटी निकाली थी ए बी सी डी 4 करके। यस सर। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी, इसके हमने क्वेश्चंस भी काफी किए थे, ये 2 बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी। इसके बाद हमने पढ़ा था फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के बाद हमने इसी में देखा था इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट को पढ़ने के बाद फिर हमने क्या देखा था? नहीं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना? मल्टीप्लिकेशन Yes, थ्योरम sir. मतलब जब कभी भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी तो अपन एक एक करके सबको प्रोडक्ट कर देंगे, है ना? यस सर। इंडिपेंडेंट में हमने ये पढ़ा था कि भाई कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट कब होगा? जब उनका intersection इंटरसेक्शन उनकी प्रोडक्ट क्या होगा? बराबर होगा, है ना? बराबर। वेरी गुड। अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या सीखा था? सर सैंपल स्पेस 5 हो जाता है। इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो, है ना? क्लियर है? और कंडीशनल मतलब जब किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गिवन बी हैज अकर्ड, और इसका फॉर्मूला क्या था? P of A intersection B by PB। पी ऑफ बी। ये कंडीशनल में पढ़ा था हमने, वेरी गुड। फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और इन्हीं सबका यूज करते हुए हमने फिर अगला टॉपिक क्या देखा था? टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना? थ्योरम। पी ऑफ ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसमें किसी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए पूछते हैं, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए E1 इंटरसेक्शन ए प्लस E2 इंटरसेक्शन ए, है ना? यस And सर। so on. और इसके बाद हमने टोटल के बाद क्या था? बेस। बोलो। Yes, sir. सर बेस बेस। थ्योरम। तो बेस थ्योरम में हमने पढ़ा था किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन ए है सकर। ठीक है, और बेस को पढ़ने के बाद आज अपन ने पढ़ा रैंडम वेरिएबल। क्या पढ़ा? रैंडम ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए? यस Yes, सर। ये चैप्टर है आपका, बस अब इसी जो मैंने आपको नोट्स दिए उन्हीं को बस अच्छे से रिकैप कर लेना। सर ठीक है, इसको अभी अब- इस क्लास के बाद PYQs भेज देना, जो मतलब आप जिस बुक हाँ, देखो इसके ज्यादा पीवाईक्यू में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन भेजूंगा, बस उसमें अपना थोड़ा दिमाग लगाना। क्लियर है? क्योंकि इसमें बहुत अगेन वो ये बहुत वेराइटी है, आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में फंस गए, 15-20 मिनट आपने इन्वेस्ट कर दिया, पता चला उसको आया थोड़ा बहुत नहीं आया, क्वेश्चन नई वेराइटी का आएगा, तो मैं अपने हिसाब से थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दूंगा, उन्हीं को आप ट्राई करना फिलहाल के लिए। क्लियर है? ताकि कम टाइम, ठीक है सर। फिर जब अपन सेकेंड अटेम्प्ट के लिए फिर एडवांस के लिए इसकी तैयारी करेंगे तब और अच्छी वेराइटी करेंगे। क्लियर है? अभी अपन को स्पेसिफिक थोड़ा बहुत करना जो काम का है, ठीक है, ताकि अपना समय बचे और अपन टारगेट स्टडी करें। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, मैंने आपको एक वो भी भेजा था आज, डीपी भी भेजी थी। फिजिक्स की रिपीट कर ली एक जगह मेरे को मिल गई थी एक्चुअली नेट पे, तो मैंने उसको डाउनलोड करके भेज दिया था, लेक्चर 1 के हिसाब से ही था, तो एक बार अगर आप ट्राई करो तो कर लेना। 20 क्वेश्चन उसके अंदर थे और उसके सॉल्यूशन भी उसमें गिवन है। यस ठीक है, तो आप वो ट्राई कर लेना। अच्छा, दूसरी चीज, मैं जैसे कल मैं लेक्चर ऑब्जर्व कर रहा था आपका फिजिक्स का, तो आप लोग है ना थोड़ा सा उसमें सर को बोल दिया करो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते जाओ। अदरवाइज क्या होगा ना, वो सर पूछते हैं आपसे कि आया समझ में, फिर आप थोड़ी देर बाद बोलते हैं हाँ सर आ रहा है। कुछ चीजें अगर बेसिक है तो आपको लग रहा है कि सर समझ में आ जाएगी हमको या फिर हमसे हो जाएगा, तो उनको बोल दो जल्दी, ताकि वो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। समझ आ रहा है? ताकि सर आपका बार यस सर बोलना पड़ता है। हाँ, बोलोगे जितना बोलोगे ना तो उतना जल्द सर को समझ में, हाँ सर समझ में आ गया, आगे बता दो। ऐसा बीच में कोई भले एक बंदा बोल दो, 2 बंदा, डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो कंसंट्रेट होकर बैठना, डाउट आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई बेसिक चीज चल रही हो और आपको लग रहा है कि हाँ ये समझ में आ गई है और सर पूछ रहे हैं, तो उनको बोलना सर आगे आप तो आगे हमको बता दो, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कवर होगा। आज मैंने उनको ये भी बोला है कि थोड़ा सा स्पीड इनकी हल्की सी और बढ़ा दे, ताकि आपकी चीजें टाइमली कवर हो। क्लियर है? ओके सर एक आईटीएफ का क्वेश्चन पूछना है। हाँ, बोलो। क्या क्वेश्चन है? यस सर। ठीक है। अच्छा, बाकी लोग लीव कर सकते हैं, जिसका कोई डाउट नहीं है, बाकी लोग लीव कर जाओ। नेक्स्ट चैप्टर Good कौन night, सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके सर। स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। सर बाइनोमियल कब करेंगे? सब करेंगे। उसकी बाइनोमियल इस बार है क्या, डिलीट हो गया है? है सर, थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है, ठीक है। कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है? मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छा, बस और वही डिलीट। इंडक्शन। हाँ ठीक है। बाइनोमियल भी करेंगे,
शेड्यूल में डाल देते हैं वाइनो ईमेल भी। सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर परमुटेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी, तो उसके बेसिक्स और मीडियम लेवल पे करके बस बेसिक ही करना है, बेसिक ही करना है। देखो मैंने यही बोला, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी बहुत वास्ट चैप्टर है और जनरली बच्चों को पहली बार में कॉन्फिडेंस आता है नहीं, ठीक है। बहुत चैप्टर दिखने में आसान दिखता है लेकिन फिर भी है ना बहुत बहुत बेसिक से उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, तब जाके उसके क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बस है ना उसका बेसिक लेवल करना है, उसमें अगर ज्यादा डीपली नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आप दूसरे चैप्टर अच्छे से करो, कैलकुलस अच्छे से करो, फंक्शंस अच्छे से करो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल अच्छे से करो, कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से करो, इनमें टाइम दोगे चलेगा। लेकिन अगर पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को बेसिक लेवल पे करना है, ताकि अगर उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाए तो हमको वो पिकअप करना। इजी आएगा तो ऐसा आ जाएगा जो आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके सर। हाँ, और पीएनसी ऐसा चैप्टर है जिसका कॉन्सेप्ट हर जगह यूज हो जाएगा, इसलिए पीएनसी का बेसिक आना बहुत जरूरी होता है। की आता है सर। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट आप जिसको डाउट था एक सेकंड में स्क्रीन शेयर। सर चैट बॉक्स में भेज दिया। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको मेरे को लिखना ही पड़ेगा। रुक, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फिर बता दे। ये खाली है कि हाँ यहाँ पे कर लिए। हाँ बोलो, क्वेश्चन क्या है? सर fx is equals to cot inverse 1 square plus 3/4. 1 स्क्वायर प्लस 3/4। यस सर, प्लस cot inverse 2 square plus 3/4। और सर ऐसे करते हैं इन्फिनिटी तक जा रहा है, fx की वैल्यू निकालनी है। 3/4 है यहाँ पे भी। यस सर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जनरलाइज दिया हुआ है, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सपोज r स्क्वायर प्लस 3/4 r गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, इसका समेशन, ठीक है। कोशिश करना है इसको दो के में ब्रेक हो जाए। जनरली हम कॉट इनवर्स टेन इनवर्स में क्या करते हैं, दो में ब्रेक करने की a कोशिश। माइन tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स भी बनाते हैं कुछ, लेकिन बना नहीं इसमें। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। या तो आप इसको देखो, दो चीज कर सकते हो। अगर इसको मैं लिख दूं π/2 माइनस दिस tan इनवर्स, या तो कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो π/2 माइनस tan इनवर्स लिखते हैं या फिर इसको उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। दोनों में से देखते हैं जो ज्यादा फायदेमंद होगा उसमें ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसको पहले ये बनाओगे तो कितना आएगा, 4r स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 समेशन r गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब इसको tan इनवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 अपॉन इसका रेसिप्रोकल, हाँ है ना, ये पता है ना। यस सर। ठीक है, अब कोशिश करना है ये दो के डिफरेंस में इसको अपन ब्रेक कर सके, जैसा कि हम हमेशा करते थे। अगर उसमें हो जाए तो काम हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, tan इनवर्स क्रिएट करना है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऊपर डिफरेंस, नीचे 1 प्लस समथिंग का प्रोडक्ट, ठीक है। तो नीचे 1 निकालना है अलग, तो पहले 1 नीचे से 1 अगर अलग निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 4r स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, है ना। यस सर। ऊपर 4 है। अब नीचे दो फैक्टर बनाते हैं, 1 प्लस इसके दो फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा एक तो, और एक बचेगा 2r प्लस सॉरी 2r स्क्वायर प्लस 1, हाँ है ना। यस सर। ये दो बचेगा, ठीक है। और ये यहाँ तक तो 4r स्क्वायर प्लस 3, नीचे सिर्फ 4 ही है, ठीक है। अब बेसिकली मेरा ये होना चाहिए कि इनका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो जाए तो काम हो जाए, लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो कितना आएगा आपका, 2r स्क्वायर माइनस 1 आएगा, है ना। यस सर। और ऊपर 4 है। तो 4 को अपन 4 को अगर मैं अलग भी निकालू, 4 को समेशन कॉट इनवर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ रहा है प्लस 3/4 3/4 3/4 इंफिनिटी तक। तो कॉट इनवर्स जो फंक्शन होता है उसमें अंदर का एंगल बढ़ता जा रहा है, तो कॉट इनवर्स की वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, कॉट इनवर्स 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। और कॉट इनवर्स की वैल्यू अगर कॉट इनवर्स x जो है, एक सेकेंड, कॉट इनवर्स का एक बार वो ड्रॉ करते हैं, कहां से होता है, 0 से पाई ना। यस सर। ठीक है, एक बार इसको पहले प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो वैल्यू है कहां से कहां तक जाएगी, फिर इसके हिसाब से लॉजिक लगाएंगे। क्या पता इसका आंसर इस मेथड से हो ही ना। तो 0 से पाई में कॉट इनवर्स का मेरा ग्राफ बनता है π/2, ये रहा। 0 से पाई में ओपन चलता है,
एक सेकेंड, इसका ग्राफ बताओ। ऐसा था कुछ 0 से π/2 में वैल्यू ऐसी जाएगी यस और सर पाई में ऐसी जाएगी, है ना? एक बार चेक कर लेना। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू घटती जाएगी। हाँ ठीक है, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी π/2 रहेगी। π/2 जब ये 0 की तरफ टेंड, बेसिकली π/2 कब, जब वैल्यू बहुत छोटी हो और इस तरह से वैल्यू ऐड हो रही है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग सीरीज ही है। यहाँ पे आपके पास r² + 3/4 है, 4r² + 3/4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं करी अपने। इसका रेसिप्रोकल कर दिया 4/4r² + 3, 1 अलग कर दिया तो 1 4r² + 2, दो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 2 कॉमन 2r² + 2। इसका डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन एक बार ट्राई करते हैं। अगर π/2 माइनस लिख के देखें, लेकिन उससे भी कुछ होगा नहीं अल्टीमेटली। रेसिप्रो अच्छा π/2 सॉरी tan इनवर्स आएगा ना। हाँ, π/2 माइनस tan इनवर्स 4r² + 3/4। इससे नहीं बनेगा, वही सही था। या फिर हम, मेरे को लग रहा है इसमें तो वो यूज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यूज नहीं हो रहा, 1/r r/n क्रिएट करे। यस सर ट्राई किया था मैंने लिमिट का कुछ करके, लेकिन उससे भी कुछ आइडिया नहीं। उससे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि ना ही ब्रेक हो रहा है, और अगर वो क्रिएट हो जाए r/n का टर्म, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर दे, उससे नहीं आया था। सर उससे ट्राई किया था लेकिन उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं, फिर मैंने लिमिट ला के ट्राई किया था। लिमिट लिमिट लगा के ट्राई किया था, एक्सप्रेशन क्या बन रहा था, बन नहीं रहा था कि क्या था? सर लिमिट लगाने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कैसे सॉल्व करो, फिर वहां पे बाहर कहीं एन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3/4 तो कांस्टेंट है, सिर्फ वेरी हो रहा है फर्स्ट वाला टर्म। चलो ठीक है, इसको मैं ट्राई करता हूँ एक बार आज, कि दोनों मेथड दिख नहीं रहे। हो सकता है या तो लिमिट से होगा या फिर इसी से होगा, लेकिन कहीं ना कहीं क्लिक नहीं हो रहा है। ठीक है, भेजता हूँ व्हाट्सएप पे। ओके सर। ओके ओके, सर ग्रुप पे भेज देना फिर। हाँ ग्रुप पे नहीं तो जो व्हाट्सएप। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड बाय नाइट। सर। नेक्स्ट क्लास है ना अभी 9:15 पे। सर ठीक है, हैप्पी नेक्स्ट डे सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।